एक शिष्य की अंतर यात्रा का 27वां, 28वां और 29वां अध्याय। भाग पहला ही है। अभी 21 में, इस भाग में 51 चैप्टर हैं, तो 27वां शुरू करते हैं। महायोग अनुराग। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, दोस्त मिलते गए और कारवां बनता गया। पूना आश्रम में किसी प्रवचनमाला में भगवान श्री रजनीश के मुख से यह शेर सुना था, अब याद आ गया। इन दो पंक्तियों में कितनी सच्चाई है। आचार्य रजनीश पहले अकेले अकेले भारत में घूमते रहे कई वर्षों तक, और मुंबई में उनका पहला प्रवचन सीपी टैंक माधव बाग के पास की एक धर्मशाला हीराबाग में हुआ था, जिसमें वहीं के आसपास के 25-30 लोग रहे होंगे। यह बात 1962 की है, यानी कि 1962 की बात है। संयोग की बात है कि मेरा उनमें से 2-3 लोगों से कई बार मिलना भी हुआ। 1971 के दौरान जब मैं मुंबई में भगवान की पुस्तकें घूम घूम कर बेचा करता था, और मैंने जो 8 आने में खरीद कर पहली बार एक छोटी सी एक प्रवचन की पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम था क्रांति के बीच सबसे बड़ी दीवार। और आज ओशो की 650 से भी अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। 58 भाषा में ओशो का साहित्य निरंतर प्रकाशित हो रहा है सारी दुनिया में, और यह कारवां निरंतर गतिशील है। जैसे जैसे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कई देशों से विदेशी मित्रों का भगवान के पास आना बढ़ता गया, वैसे वैसे भगवान का अंग्रेजी में बोलना बढ़ता गया। कीर्तन मंडली में भी विदेशी सन्यासियों को भगवान मुंबई वुडलैंड से सीधे भेजते रहे। कुछ 2-4 सप्ताह हमारे साथ रहकर वापस अपने देश जाने के लिए जब वे तैयार होते, तो फिर हम सब मिलकर उनकी विदाई का शानदार उत्सव मनाते। उस दिन अलग से शाम को ही हमारी पार्टी होती, और हम सब मिलकर खूब संगीत के साथ नाचते गाते, कीर्तन भजन करते और मिठाइयाँ बांटकर खाते खिलाते। और विदेश जाने वाले मित्र को स्टेशन जाकर बड़े प्रेम से हंस हंस कर गले लगाकर विदाई देते। स्टेशन पर बाकी के यात्रियों के लिए और रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी यह एक तमाशा या कोई नया ही आकर्षण हो जाता। और कभी कोई हमसे कुछ पूछ भी लेता कि ये कौन है और ये सब क्या है। छोटा सा गांव या शहर, और भगवा कपड़ों में 25-30 सन्यासी, उसमें 4-5 विदेशी, और यात्रियों के बीच में हम अलग से नजर आते थे। प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फिर उनको ट्रेन में चढ़ा रहे हैं, तो घंटा आधा घंटा मतलब एक तरह का अजीब सा माहौल लोगों की नज़र में आ जाते थे हम। तो तब की बात हो रही है कीर्तन मंडली की। इसी कीर्तन मंडली में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से आई हुई एक सन्यासिनी महायोग अनुराग का भी महायोग अनुराग का भी अपने घर लौटने का वक्त करीब आ गया। कीर्तन मंडली में ही सभी के साथ कुछ अंतरंग संबंध भी होने लगे। कभी अकेले में बातचीत या गुफ्तगू के दौरान दोस्ती की घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे बढ़ने लगती तो अनुराग के और मेरे बीच भी ऐसा ही कुछ सहज रूप से चल रहा था। हम एक दूसरे के साथ ही बैठते, कहीं जाना हुआ
तो वह मेरे साथ ही बस या ट्रेन में बैठना पसंद करती। कीर्तन मंडली के सभी मित्रों को इसका एहसास हो गया था। एक दिन अनुराग ने कहा, मेरा वीज़ा 10-15 दिन में ख़त्म होने वाला है और मुझे मुंबई जाकर अपनी रिटर्न टिकट भी कंफर्म करवाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मुंबई तक चलो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ सकता हूँ। उन दिनों कीर्तन मंडली गुजरात के राजकोट शहर में थी और हम सभी सन्यासियों के रहने और भोजन की व्यवस्था राजकोट के ही रहने वाली माँ योग समाधि ने करवाई थी। और गीतांजलि नाम की एक शानदार कोठी यानी कि बंगले में हम सब सुबह नाश्ते के लिए आते और रोज किसी न किसी भगवान के प्रेमी या सन्यासियों के घर पर हमें लंच या डिनर की दावत मिलती। यानी 3 दिन में हम 5-6 परिवारों के घर जाकर अलग अलग पकवानों का मजा लेते थे। और जिन अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, इटालियन और चेकोस्लोवाकिया के लोगों ने कभी चाकू, छुरी, कांटे और चम्मच के बिना जिंदगी में भोजन नहीं किया, वे हमारे साथ जमीन पर बैठकर अपने हाथों से धीरे धीरे भोजन करना सीख गए। हाँ, उन्हें यह सब बड़ा अजीब सा लगता, लेकिन शाकाहारी भोजन इतना स्वादिष्ट होता कि वे भी चटकारे लेकर खूब खाते। आम खाने के लिए भी वे कांटे और छुरी का उपयोग करते बड़ी मुश्किल से आम को प्लेट में रखकर कांटे से दबाकर पकड़ते, फिर उसे छुरी से काटने लगते। हमें आम को चूसता देख ये सोच में पड़ जाते कि चूसकर भी आम खाया जा सकता है। अनुराग की विदाई की शाम भी शानदार पार्टी का आयोजन हुआ गीतांजलि बंगले में। जब महायोग समाधि को यह पता चला कि मैं अनुराग को छोड़ने के लिए मुंबई उनके साथ जा रहा हूँ, तो एकांत में ले जाकर महायोग समाधि ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ रुपये या कोई सामान चाहिए। मेरे पास अपनी ज़रूरत के लिए पर्याप्त रुपये थे और सामान तो उन दिनों हम सब 2 या 3 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखते थे। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मुझे महायोग समाधि का एकांत में ले जाकर इतने प्यार से सहायता करने का भाव अभी तक याद है। समाधि जैसे कई शिष्यों ने उन दिनों भगवान के हर एक कार्य में तन मन धन से चुपचाप साथ दिया है, सहयोग किया है। भगवान ने कभी दान या डोनेशन की बात नहीं की, न प्रवचनों में और न ही व्यक्तिगत रूप से किसी से कुछ मांगा है। इस विषय में भी कभी कोई उनसे पूछता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो भगवान मुस्कुरा कर कहते, आप नियमित ध्यान किया करें और कुछ नहीं। और जब कोई आर्थिक रूप से सहायता देने की बात कहता तो भगवान कहते, ये सब बातें लक्ष्मी से जाकर करें, वही सब संभालती है। कीर्तन मंडली के सभी सन्यासियों ने अनुराग के साथ मुझे भी राजकोट से विदा किया मुंबई जाने के लिए। हमें अहमदाबाद आकर वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी। मुंबई के लिए ये पहली बार किसी अमेरिकन युवती के साथ मेरा पहला सफ़र था। रास्ते में हम दोनों की खूब बातचीत हुई और फिर अकेले में अनुराग ने मुझसे कहा, हमारे पास 2 सप्ताह का समय है। मैं किसी छोटे से गांव में 2-4 दिन रहना चाहती हूँ, बड़े शहरों से दूर। मैं सोचने लगा, इसे भगवा वस्त्रों में मैं अपने साथ किस गांव में लेकर जाऊं? हम दोनों भगवान रजनीश के सन्यासी हैं, स्वतंत्र हैं, यह बात तो हम समझते हैं, पर गांव के लोग क्या समझेंगे? कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। फिर मैंने कहा, आजोल आश्रम में माँ आनंद मधु के पास जाना उचित रहेगा, वहां हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
अनुराग भी मेरी बात से सहमत हो गई और रात को करीब 9-10 बजे हम दोनों आजोल पहुंचे। दरवाजा खटखटाया 2-3 बार जोर जोर से। माँ आनंद मधु ने आश्रम का भारी भरकम दरवाजा खोलने से पहले भीतर से ही पूछा, कौन है? मैंने कहा, माँ मैं कृष्ण वेदांत हूँ। इतने में अनुराग ने मुझसे कुछ पूछा। वह माँ आनंद मधु ने भी सुन लिया। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई और भी है? मैंने कहा, हाँ मेरी फ्रेंड है। हमने झुककर माँ आनंद मधु को नमस्कार किया और फिर थोड़ी देर बैठे। बातचीत हालचाल मालूम हुआ कि माँ मधु यहाँ अकेली रहती है तथा मायोग शांति, उनके 2 बच्चे और स्वामी गोविंद भारती सारा काम संभालते हैं और भगवान श्री के कुछ सन्यासियों को, साधकों को 21 दिन मौन ध्यान करने के लिए मुंबई से यहाँ भेजते रहते हैं। माँ आनंद मधु ने सब हाल चाल जानने के बाद हम दोनों को एक कमरा नीचे वाला रहने को दे दिया। उन दिनों जो भी लोग आते थे मुंबई में, विदेशी देसी या वो रहना चाहते थे ओशो के पास, तो कहते नहीं यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, ऐसा करो तुम 21 दिन का मौन ध्यान करो और आजोल चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए सब सुविधा होगी। मुंबई में रहना तो संभव नहीं था उन दिनों, ना उनके पास जगह थी, लोग होटल में ठहरते थे। खैर, तो ये हुआ 27वां अध्याय। अब 28वां, असफल प्रेम की याद। हम दोनों ने अपना सामान कमरे में रखा और फ्रेश होने के बाद लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हम एक दूसरे को देखने लगे चुपचाप। तो अनुराग ने इस चुप्पी में उभरते हुए, टेंशन को तोड़ते हुए कहा, कल तो मुझे यहाँ गांव दिखाने ले जाना। मैंने कहा, हाँ बहुत छोटा सा गांव है, कल सुबह निकल चलेंगे। तो उसने पूछा, तुमने देखा है? मैंने कहा, हाँ यहाँ तो मैं पिछले वर्ष 4-5 महीने रह चुका हूँ। आसपास के भी कुछ और गांव मैंने देखे हैं। उसने कहा, देन आई विल कम विथ यू टू दीज स्मॉल विलेजेस। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, वी विल गो टुगेदर। ये थोड़ी सी बातें हुई और हम एक दूसरे के करीब आ गए और अनुराग मुझसे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे सहलाया और अपने आप को ज़्यादा देर रोने से नहीं रोक सका। हम दोनों लिपट कर खूब रोए और एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। कुछ हल्कापन महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई भावनाओं का तूफान आकर गुजर गया हो। हमारी सारी दिन भर की थकान उतर गई। हम दोनों फिर से ताजगी महसूस करने लगे। लग रहा था आज की रात नींद नहीं आएगी। तो अनुराग ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ है। हमारे यहाँ शादी विवाह सिर्फ अपने यहूदियों के बीच ही होते हैं। बाहर की किसी और कौम वालों से यहूदी शादी का रिश्ता नहीं जोड़ते, पर मैं इन नियमों को दिल से स्वीकार नहीं करती। लेकिन मुझे न्यूयॉर्क जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तब तक मुझे अपने माता पिता और परिवार के नियम मानकर ही उनके साथ रहना पड़ेगा। जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं करती, उसके बाद कोई नौकरी नहीं करती, तब तक तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मेरे बारे में पूछने लगी, तुम्हारा भविष्य में क्या करने का इरादा है? क्या यूं ही कीर्तन मंडली में घूमते रहोगे? वगैरह वगैरह। ढेर सारे सवाल वो 2-3 मिनट में ही पूछ बैठी। मैंने कहा, मैंने भविष्य के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी मैंने योजनाएं बनाई वैसा तो मैं कभी कुछ हासिल ही नहीं कर सका। तो दिस, उसने जरा चिढ़ के बोला कुछ, दिस इज नॉट द वे यू कैन लिव होल ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग।
जरा थोड़ी सी नाराज होके बोली थी, दिस इज नॉट द वे यू कैन लिव योर होल लाइफ, यू हैव टू डू समथिंग। मैं यह सब सुनकर हैरान हो गया। अभी कुछ देर पहले हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे, हमें बिछड़ने का अफसोस हो रहा था, और अब यह इसे क्या हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ, इसलिए थोड़ी देर चुप ही रहा। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी, तो मैंने पूछा, ये तुझे अचानक क्या हो गया? मैंने कोई गलती की है क्या? क्या बात है? तो वो बोली, यू स्मोक डोप। मैं समझा नहीं वो क्या कह रही है। मैंने पूछा, ये डोप स्मोक क्या होता है? तो फिर उसने बताया कि एक शाम को मैंने तुम्हें एक शाम को मैंने तुम्हें 2-3 सन्यासियों के और स्वामी दिनेश भारती के साथ चरस गांजा पीते हुए छत पर देखा है। तब मेरी समझ में आया, तो मैंने उसे बताया कि मैं तो वहाँ कपड़े सुखाने के लिए गया था और वो लोग वहाँ बैठे सिगरेट वगैरह पी रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो दिनेश भारती ने मुझसे कहा, आओ बैठो, और मेरे हाथ में सिगरेट दे दी। तो मैंने 1-2 कश लगा लिए थे। वैसे तो मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मेरी कोई आदत नहीं है ये सब तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूँ। तो उसने कहा, फिर तुम उन लोगों से क्यों इतने हंस हंस के बात कर रहे थे? मैंने कहा, स्वामी दिनेश भारती मेरा पुराना दोस्त है और वो ऐसी बातें कहता है कि मुझे हंसी आने लगती है। मैं उन दिनों भी जरा जरा सी बात पर कभी कभी खूब हंस दिया करता था। बड़ी मुश्किल से वह कुछ समझी। अभी तक तो वो यही समझ बैठी थी कि मैं रोज कोई नशा करता हूँ जिसकी वजह से हंसता रहता हूँ, और फिर मुझे गले लिपट के बोली, आई एम सॉरी। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। सुबह के 5-5:30 बजने वाले थे और हमें नींद आ गई। दूसरे दिन हम थोड़ी देर से उठे और नहाने के लिए मैं कुएं पे चल रहे बोरिंग पर नहाने चला गया। वो खूब नहा धोकर 2 बाल्टी पानी अनुराग के लिए कमरे में ले आया, तो वो अभी भी बिस्तर में ही लेटी थी। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, तुम नहा लो, और मैं दरवाजा अटकाकर आश्रम के बाहर निकल गया। फिर मैं आश्रम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था कि पुराने दिनों की सब यादें आने लगी। हाँ, यहाँ भी 1.5 साल पहले मेरी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, वीणा के साथ। मैंने ऊपर जाकर वह कमरा खोलकर देखा जहाँ मैं वीणा के साथ पिछले वाले कमरे में रहता था, और बीच के दरवाजे के पहले वाले कमरे में वीणा रहती थी। हम दोनों भी आधी आधी रात तक अपने अपने बिस्तर में लेटे लेटे बहुत सी बातें करते रहते थे। ये बीच वाला दरवाजा हमेशा खुला ही रखते ताकि एक दूसरे को कभी कभी देख सकें। सचमुच ही हम एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। शॉपिंग करने दूसरे गांव में तो साथ साथ ही जाना होता था, जिसमें हम दोनों करीब करीब पूरा दिन एक साथ गुजारते। और यहाँ भी सभी सन्यासियों को ऐसा ही लगता था कि हमारे बीच कोई फासला नहीं है। इस असफल प्रेम प्रसंग की याद ने मुझे बहुत उदास कर दिया और मेरी आंखें डबडबाने लगी। मुझे याद है, मैं कभी हद से आगे नहीं बढ़ा। वीणा ने भी कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे काम वासना में जानने की कामना जगे। मैं पूरे समय बिल्कुल विवेकानंद ही बना रहा था। कभी काम शक्ति जागती भी तो मैं बहुत संयम रखता और कोई ध्यान करने लगता। इस बात का मुझे अच्छी तरह से बोध था कि भगवान ने मुंबई से मुझे यहाँ ध्यान करने के लिए ही भेजा है। और वीणा भी उस समय 17-18 साल की थी। बहुत सुंदर, छरहरा बदन, घने लंबे बाल, सुंदर मुखर, बोलती हुई आंखें और हर बात में हाजिर जवाबी।
ये हो गए 27 और 28 और 29 अभी पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा, ये 2 पेज ही है। ये 29वां भाग है, आजोल की कुछ यादें। भगवान श्री की 2 पुस्तकें, क्रांति बीज और प्रेम और विवाह, उन दिनों हमेशा मेरे थैले में रहती थी। अनुराग के पास भी 3-4 अंग्रेजी की किताबें थी। मैं कभी हिंदी की किताब पढ़ रहा होता तो वह पूछ बैठती, क्या कहा है भगवान ने इस पुस्तक में? तो मैं उसे अंग्रेजी में थोड़ा बहुत अनुवाद करके बताता, फिर कहता, इट इज़ बेटर यू शुड रीड ओरिजिनल इन इंग्लिश। सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम दोनों तैयार होकर आश्रम के बाहर निकले तो सबसे पहले मैं उसे बड़े विशाल नीम के पेड़ के पास वाले कुएं पर ले गया, जहां से ट्यूबवेल बोरिंग चलने की और तेज पानी बहने की आवाज आ रही थी। बहुत मोटे पाइप से नीचे सीमेंट की मोटी दीवारों से बनी 7 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी टंकी हमेशा घुटनों तक पानी से भरी रहती, और जब पाइप से पानी बहता तो बड़ी तेज धार के नीचे ही हम स्नान करते। अनुराग ने पूछा, तुम कहाँ नहाए सुबह? तो मैंने कहा, यहीं इसी पाइप के नीचे। तो उसे बुरा लगा, बोली, मेरे लिए सिर्फ 2 बकेट पानी ही क्यों लाए? मुझे भी यहीं नहाना है। मैंने कहा, अभी नहीं, तुम सुबह सोई थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। अभी यहाँ नहाना उचित नहीं, कोई भी अचानक यहाँ आ सकता है, तो अच्छी बात नहीं। फिर वो कुछ नहीं बोली और हम खेतों से गुजरते हुए 2-3 घंटे घूमते रहे। उसे बैलों के साथ हल चलाते हुए किसानों को देखना था, लेकिन अब तक ऐसा कहीं कोई नजर नहीं आया। मैंने कहा, यह हल चलाने का टाइम नहीं है। फसल कटने के बाद और बीज बोने से पहले वो लोग बैलों के साथ दिखाई देते हैं। फिर उसे तेल घानी देखने की इच्छा थी कि गांव में तेल कैसे निकालते हैं। बैल को गोल गोल आंखों पर पट्टी बांधे हुए घुमाकर तो उसे लेकर मैं गांव में गया। शायद कोई तेल घानी दिखाई दे, लेकिन इधर उधर गांव में भटकने के बाद ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने एक किराने की दुकान पर उसके साथ जाकर पूछा कि तेल घानी कहाँ है गांव में? तेल घानी कहाँ है गांव में? तो दुकान का मालिक बोला, स्वामी जी कितना तेल चाहिए? स्वामी जी कितना तेल चाहिए आपको? मेरे पास 2 टंकी है, मैं आश्रम में भिजवा देता हूँ। मैंने कहा, तेल नहीं खरीदना है, सिर्फ इनको देखना है कि तेल कैसे निकालते हैं बैल वाली घानी से। ये अमेरिका से आई है तो इन्होंने कभी देखा नहीं है। तो दुकान वाला बोला, मानसा या विसनगर जाना पड़ेगा बस से, शायद वहां कोई हो आजकल। आजकल तो सब रिफाइनरी से निकले हुए तेल ही से रसोई बनाते हैं। हम भी अहमदाबाद से मंगाते हैं तेल। घानी के तेल का चलन तो कब से बंद हो गया स्वामी जी। शाम को 5 बजे थोड़े बहुत फल, गाजर और ककड़ियाँ खरीदकर हम दोनों वापस लौटे। अनुराग ने कहा, मैं भोजन नहीं करूँगी, बस फल ही खाने को जी चाहता है। 1 या 2 सन्यासी वहाँ मौन ध्यान के लिए अपने कमरों में बंद थे। वो कभी बाहर नहीं निकलते। माँ आनंद मधु ने बताया, शांति ही सबके लिए भोजन बनाती है। मैंने देखा महायोग शांति का मूड ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने भोजन की बात ही नहीं की। शाम को अंधेरा होने को था। अनुराग ने कहा, मुझे शैम्पू से बाल धोना है कुएं पर जाकर। मैंने कहा, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर ट्यूबवेल बोरिंग बंद ना हो जाए। तू बाल धो ले, मैं भी नहा लेता हूँ। गर्मी बहुत थी उन दिनों, तो मैं अंडरवियर पहने ही नहाने लगा, पर अनुराग ने सारे वस्त्र उतार दिए। जब मैंने पलट कर देखा कि वह नग्न खड़ी हुई मेरे टंकी से बाहर आने का इंतजार कर रही है, यह देखते ही मैं छलांग लगाकर जल्दी से बाहर आया और बोला, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तो कुछ लुंगी वगैरह या तौलिया तो कम से कम पहन ही ले। वह बोली, कम ऑन, नोबडी इज हियर, वी आर अलोन। मैंने कहा, कहीं से कोई भी
आ सकता है। ये आश्रम की जगह नहीं है, किसानों की खेती के लिए यहाँ पानी, यहाँ से पानी जाता है। देख, यहाँ से निकल के सीधा खेतों की सिंचाई होती है। अनुराग ने मेरी बात नहीं मानी और वह नग्न ही टंकी में उतर गई। मैं परेशान होकर इधर उधर देखने लगा कि किसी ने कहीं इसे नंगा देख तो नहीं लिया। मैंने जल्दी से अपनी लुंगी उठाई और दोनों हाथों से तान कर आड़ करते हुए खड़ा रहा और पलट पलट कर चारों तरफ देखता रहा। यह तो खूब जी भर के मजे से नहा रही थी, खुश होकर, लेकिन मैं परेशान था। कहीं माँ मधु को यह पता ना चल जाए, वगैरह वगैरह। कोई वहाँ नहीं आया और हम कपड़े पहनकर अपने कमरे में आ गए। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप ही थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रहा था। मैंने सोचा अगर मैंने कुछ भी कहा तो ये झगड़ा शुरू कर देगी। चलो, अभी तक तो सब ठीक है। दूसरे दिन हम दोनों मानसा गांव घूमकर शाम को अंधेरा होते ही लौट आए और माँ आनंद मधु से मिलकर मैंने कहा, कल हम अहमदाबाद जाने के लिए सुबह जल्दी निकल जाएंगे, फिर वहाँ से मुंबई ट्रेन से जाएंगे। मधु माँ ने बहुत खुशी से अनुराग से कुछ बातें की और हम दोनों को आशीर्वाद दिया कि जाओ, भगवान श्री से मेरा नमस्कार कहना। तो ये हो गया जी 29वां भी। अब आगे फिर बात होगी। हरिओम तत्सत।